हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमारा क्लास 11th का बिज़नेस स्टडीज़ चल रहा था, तो हमने इससे पहले करा था फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं बिज़नेस स्टडीज़ का ही, जिसका नाम है प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़। ये चैप्टर बहुत सिंपल और बहुत छोटा है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होंगी तो ये आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है अभी तक तो पहले उन्हें जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको ये चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी हो। तो आइए इसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो आइए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या होती हैं। तो अ बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप इज कॉल्ड अ प्राइवेट एंटरप्राइज। मतलब कोई भी बिजनेस जो ओन और मैनेज करा जाता है कोई प्राइवेट पर्सन के द्वारा। प्राइवेट पर्सन मतलब आप या मैं या कोई भी प्राइवेट पर्सन के द्वारा एक बिज़नेस को मैनेज या ऑर्गेनाइज करा जाता है, मैनेज या कंट्रोल करा जाता है। तो वो जैसे एग्जांपल है टाटा ग्रुप। जैसे टाटा ग्रुप है एक प्राइवेट सेक्टर है जो मैनेज करा जाता था रतन टाटा के द्वारा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आप लोगों ने सुना ही होगा, और ये इन्फोसिस। तो ये हैं कुछ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के एग्जांपल। आप और भी काफ़ी सारे एग्जांपल हैं इसके प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के, जैसे विप्रो है और सारी कंपनी जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा चलाई जा रही है। अब देखते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अ बिजनेस दैट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। मतलब वो बिज़नेस जो ओन और चलाया जा रहा है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब हमारी सरकार के द्वारा। उसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइडिंग इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि जो भी इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन्हें पब्लिक को प्रोवाइड कराना। पब्लिक वेलफेयर मतलब कि पब्लिक वेलफेयर करना, मतलब लोगों की हेल्प करने के लिए ये सारे सेक्टर बनाना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, तो इकोनॉमिक वेल्थ इंक्रीज़ करना। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोज़गार बनाना है, एम्प्लॉयमेंट देना लोगों को। तो ये था प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। कितने टाइप के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं? सबसे पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इट इज़ डायरेक्टली कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये मतलब कंट्रोल और मैनेज किसके द्वारा करा जाता है? पूरा गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज करा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जैसे कि एग्जांपल इंडियन रेलवे और पोस्ट ऑफिस। तो आपने देखा होगा कि इंडियन रेलवे पूरी गवर्नमेंट के द्वारा ही ऑर्गेनाइज करी जाती है और रन करी जाती है। सारा उसमें गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। वैसे ही पोस्ट ऑफिस में सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं। तो ये था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर में सबसे पहला है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट कंट्रोल और मैनेज करती है, उसी को डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहते हैं। अब इसके फीचर देख लें। कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि ये पूरा तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई इंटरफेस नहीं होता है। अब है कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, मतलब कि ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के द्वारा बनाया जाता है। तो ये मिनिस्ट्री अलग अलग मिनिस्ट्री बनाई जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी गवर्नमेंट के रहते हैं। एम्प्लॉयज़ आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब कि जो भी इन सेक्टरों में काम करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। रेवेन्यू गोज़ टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, मतलब जो भी इससे रेवेन्यू जनरेट होता है इन सेक्टरों से वो सीधा गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो उसी को रेवेन्यू को आगे गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर उन सारी चीज़ों में यूज़ करती है। इसके बाद है इसके एडवांटेजेस। गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब कि पूरा कंट्रोल इसमें गवर्नमेंट द्वारा रहता है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि पब्लिक को अकाउंटेबल कौन होता है? गवर्नमेंट होती है। अगर कुछ चीज़ें इसमें गलत हो रही है या कुछ चीज़ें वो हो रही हैं तो पब्लिक सीधे गवर्नमेंट से सवाल उठाती है इस चीज़ पे। सूटेबल फॉर इम्पोर्टेंट पब्लिक सेक्टर, मतलब कि जो भी इम्पॉर्टेंट जैसे पब्लिक सेक्टर हैं उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत सूटेबल रहता है। जैसे कि रेलवेज़ है पब्लिक के लिए है, तो उसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब कि इसमें पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है,
तो एक टाइप की मोनोपोली भी रहती है गवर्नमेंट की, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। स्लो डिसीजन मेकिंग, मतलब इसमें डिसीजन मेकिंग स्लो रहती है क्योंकि सारी चीज़ें गवर्नमेंट को मैनेज करनी है, कोई अदर पर्सन नहीं है डिसीजन लेने वाला, सारे डिसीजन गवर्नमेंट को ही लेने हैं, तो स्लो डिसीजन मेकिंग रहती है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब एक बार जो रूल्स बन गए हैं उन्हें चेंज करना काफ़ी मुश्किल रहता है क्योंकि सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ती है और एक ही लीडर है आपका, गवर्नमेंट की ही आपको वो करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, तो काफ़ी वो रहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम रहती है। अब दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। पब्लिक सेक्टर में सबसे पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन इज़ क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव, मतलब कि ये एक स्पेशल एक्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के द्वारा और स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया गया है। तो ये स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होता है? डिपार्टमेंटल तो हम समझ आ गया कि पूरा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करती है, तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन एक ऐसी कॉरपोरेशन है जो ना तो प्राइवेट होती है ना ही पब्लिक होती है, मतलब कि ये स्पेशल एक्ट के थ्रू, पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल ना प्राइवेट सेक्टर में कैलकुलेट कर सकते हैं ना गवर्नमेंट में हम कह सकते हैं, तो ये इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को ही हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बोलते हैं। इसके फीचर देखते हैं। क्रिएटेड बाय स्पेशल लॉ, इसे एक स्पेशल लॉ के द्वारा बनाया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन से एकदम से अलग होता है, इसकी एक अलग आइडेंटिटी रहती है। गवर्नमेंट ओनरशिप, इसमें गवर्नमेंट की ओनरशिप रहती है, मतलब इसमें ये रहता है कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये ना कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों में हम काउंट नहीं कर सकते। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रहती है, ये अपना जो भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं उन्हें खुद मैनेज करती है। तो ये था टाइप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, डिपार्टमेंटल और स्टैट्यूटरी। डिपार्टमेंटल में जो डायरेक्टेड एंड कंट्रोल बाय फुल्ली बाय गवर्नमेंट होता है, और स्टैट्यूटरी मतलब कि ना पब्लिक और प्राइवेट दोनों को इन्वॉल्व कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं कि ग्लोबल एंटरप्राइजेज मल्टीनेशनल कंपनीज़ क्या होती है। अ ग्लोबल एंटरप्राइज इज़ अ लार्ज कंपनी दैट ऑपरेट्स इन मैनी कंट्री। ग्लोबल एंटरप्राइजेज और MNC मल्टीनेशनल कंपनीज़ वही होती है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही होती है। तो इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन वन कंट्री एंड बिजनेस ऑपरेशंस इन सेवरल कंट्री। तो इसमें क्या होता है कि जो इनका मेन हेडक्वार्टर होता है वो तो एक पर्टिकुलर कंट्री में होता है, लेकिन इसके अलग अलग ऑफिसेज होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, वहाँ रह के भी ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड में या डिफरेंट कंट्रीज़ में रन करती है। तो एग्जांपल क्या है इसके? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, कोको कोला, इनका हेड ऑफिस तो एक जगह है लेकिन इनके अलग अलग ब्रांच हैं। तो जैसे इंडिया में भी आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, कोको कोला सबकी ब्रांच है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब कि इनका मेन हेडक्वार्टर तो एक कंट्री में रहता है लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ में इनका वो रहता है कि ऑफिस वगैरह रहते हैं। फीचर क्या है इसके? ऑपरेट्स इन मैनी कंट्री, मतलब कि ये अलग अलग कंट्री में रहती हैं। लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब कि लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके पास रहते हैं क्योंकि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही है। एडवांस टेक्नोलॉजी, मतलब कि सारी एक आप डिफरेंट कंट्री में काम कर रहे हो तो आपके पास काफ़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ भी होंगी क्योंकि हर कंट्री की अपने पास एक अलग अलग टेक्नोलॉजी है, तो इन्हें एक टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, मतलब कि ये मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनल तरीके से होता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल होती हैं। ग्लोबल मार्केट रीच, मतलब कि आप हर कंट्री में आपका एक ऑफिस है तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्लोबल मार्केट रीच बनी जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ के ऊपर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।